हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सीक्वेंस डायग्राम। और हम सीखेंगे कि डायग्राम को बिना माउस का यूज़ किए सिर्फ कोड लिखकर कैसे बना सकते हैं मरमिट डॉट जेएस की हेल्प से। ये देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ट्रस्ट में ये बहुत सिंपल है। हम इसे बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस डायग्राम होता क्या है, इसे हम एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि मरमिट डॉट जेएस क्या है और ये हमारी लाइफ इतनी आसान क्यों बना देता है। हम अपना पहला सीक्वेंस डायग्राम खुद कोड करके बनाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये सीक्वेंस डायग्राम आखिर है क्या। बिल्कुल सिंपल है। एक सीक्वेंस डायग्राम हमें ये बताता है कि एक सिस्टम के अलग अलग पार्ट एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और किस ऑर्डर में बात करते हैं। चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप मेनू देखते हो और वेटर को बुलाते हो। आप वेटर को अपना ऑर्डर देते हो। वेटर आपका ऑर्डर लेकर शेफ के पास जाता है और उसे ऑर्डर बताता है। शेफ खाना बनाता है और वेटर को देता है, एंड फाइनली वेटर वो खाना लेकर आपको सर्व करता है। बस यही एक सीक्वेंस डायग्राम है। ये दिखा रहा है कि हमारे सिस्टम में तीन लोग हैं, कस्टमर, वेटर और शेफ। और ये उनके बीच के मैसेज को टाइम के सीक्वेंस में दिखा रहा है। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और ऐसे ही। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कस्टमर की जगह आप यूजर हो सकता है, वेटर की जगह वेबसाइट हो सकती है, शेफ की जगह सर्वर हो सकता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। आई होप इट्स क्लियर। तो हमें ये पता है सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, पर अब सवाल है कि इसे बनाओगे कैसे। हम पावर पॉइंट के किसी ड्राइंग टूल में बॉक्सेस एरोज बना सकते हैं, पर उसमें टाइम बहुत लगता है। और अगर कुछ चेंज करना हो तो पूरा डायग्राम फिर से एडजस्ट करना पड़ता है। काफी मैसी होता है। सो यहाँ पर आता है मरमेड डॉट जेएस। मरमेड डॉट जेएस एक सिंपल टूल है जो हमें डायग्राम एज कोड बनाना सिखाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ड्राइंग नहीं कर रहे, आप सिंपल इंग्लिश जैसे टेक्स्ट में इंस्ट्रक्शन लिखते हो और मरमेड जेएस आपके लिए वो खूबसूरत डायग्राम ऑटोमेटिकली बना देता है। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि ये फास्ट है, इजी टू एडिट है, और आप इसे अपने कोड के साथ ही स्टोर कर सकते हो। वी हैव डिस्कस लॉट। लेट्स सी लाइव। हम मरमेड डॉट जेएस की साइट पे जाते हैं। ये लाइव एडिटर है। इसमें वट एवर चेंजेस यू आर गोइंग टू डू, इट वुड रिफ्लेक्ट ऑन द राइट साइड ऑफ टोटल। अगर आप इस टूल को देख रहे हो तो इसके अंदर कई ऑप्शंस हैं: फ्लो चार्ट, क्लास, सीक्वेंस, एंटिटी रिलेशनशिप, स्टेट, माइंड मैप, आर्किटेक्चर, ब्लॉक है। सो हमारा अभी का टॉपिक है सीक्वेंस डायग्राम। स्टार्ट सीक्वेंस डायग्राम से करते हैं। एज सुन एज यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन सीक्वेंस डायग्राम, यू कैन सी on the code editor it is showing the keyword sequence diagram. Suppose if I am clicking on the flow chart, it is going to tell that this is a flow chart, and it is going to create this flow chart from top to down. So हमारे sequence diagram में तीन participant थे, कस्टमर, वेटर और शेफ। नाउ हम कस्टमर वेटर से बोलता है कि आई वुड लाइक अ पिज्ज़ा। सो यहाँ पे आप देखो, इसने यूजिंग ए कैरो ये दिखा दिया कि कस्टमर वांट अ पिज्ज़ा। कोड में अगर आप देखो तो कोड में जो होगा, एक एरो है और उसके ऊपर डबल हेड है। Right? हमने वेटर को काम दिया है, सो हम वेटर को एक्टिवेट कर रहे हैं। इट मीन्स ही इज गोइंग टू बी बिजी। देन वेटर सेफ से बोलता है वन पिज्जा ऑर्डर। वी आर नाउ गोइंग टू एक्टिवेट सेफ। once pizza is ready, Seth will inform, okay, my pizza is ready. So we are going to deactivate the Seth. So see, activate Seth and deactivate Seth. What is happening? It means it is processing our order, right? So now, once pizza is ready, waiter is going to provide the pizza to customer. Here use pizza, right? Also, as soon as we are going to deactivate, so it means once you have given an order to waiter, the processing get starts, and that's where we are writing that okay, वी आर एक्टिवेटिंग द वेटर। वेटर ने शेफ को ऑर्डर किया, देन हमने शेफ को एक्टिवेट कर दिया। एज सुन एज पिज्जा इज रेडी, शेफ इज डीएक्टिवेटेड बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्रोसेस हिज ऑर्डर। और देन वंस वेटर ने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, तो हमने वेटर को डीएक्टिवेट कर दिया। इट मीन्स मैंने इस टाइम ड्यूरेशन सिंस योर पिज्जा वाज गेटिंग प्रोसेस, सो हमने यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन दिखाया कि ये वेटर इस समय बिजी है प्रोसेसिंग योर पिज्जा। लेट्स डिस्कस टाइप ऑफ एरो। एरो रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, सॉलिड लाइन का मतलब है रिक्वेस्ट या कॉल। आप सिस्टम को कुछ करने को बोल रहे हो, जैसे सेंड मी डेटा। और डॉटेड लाइन का मतलब है रिस्पॉन्स या रिटर्न। अगर एरो दोनों तरफ हो तो सिंपल है, ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है। डेटा आ भी रहा है और जा भी रहा है। वैसे ही अगर क्रॉस दिखे तो समझ जाओ वो एक एरर है। ओपन एरो का मतलब है एसिंक, यानी कमांड भेज दिया, रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना है। तो चलो अभी जो हमने एरो टाइप सीखे उनको एक्चुअल एग्जांपल के साथ एक्शन में समझते हैं। सॉलिड लाइन विदाउट एरो, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें एक सिंपल मैसेज, नोटिफिकेशन या सिग्नल भेजना होता है।
यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट नहीं है और हम कोई रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बस एक फायर एंड फॉरगेट जैसा है। अगर हम एग्जांपल 1 देखते हैं, सिस्टम नोटिफिकेशन। सो सिस्टम यूजर को इन्फॉर्म कर रहा है योर सेशन विल एक्सपायर इन 5 मिनट्स। सिस्टम बस यूजर को इन्फॉर्म कर रहा है, यूजर को इसका कोई जवाब नहीं देना है। ये बस एक वन वे नोटिफिकेशन है। दूसरा एग्जांपल अगर इवेंट ब्रॉडकास्टिंग का देखते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। एक वेदर एपीआई है जो डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप दोनों को डेटा ब्रॉडकास्ट कर रही है। ये बस अपडेट भेज रहा है, ये वेट नहीं कर रहा कि डैशबोर्ड विल कॉल इट बैक एंड इन्फॉर्म समथिंग दैट ओके गॉट इट। नेक्स्ट है डॉटेड लाइन विदाउट एरो। ये भी एक सिंपल मैसेज है, लेकिन ये अक्सर एक इनफॉर्मल रिस्पॉन्स या एक्नॉलेजमेंट होता है। ये कोई फॉर्मल डेटा रिटर्न नहीं है, बस एक हाँ मिल गया या टास्क शुरू हो गया जैसा लाइट कंफर्मेशन है। अगर एग्जांपल 1 देखें, तो स्टेटस अपडेट। क्लाइंट सर्वर को मैसेज भेज रहा है स्टार्ट बैकग्राउंड टास्क। सर्वर क्लाइंट को जस्ट एक इनफॉर्मल तरीके से कंफर्म कर रहा है टास्क स्टार्टेड। बिल्कुल वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल में देखते हैं, पब्लिशर ने नया आर्टिकल पब्लिश किया है, सब्सक्राइबर ने बस एक एक्नॉलेजमेंट किया कि नोटिफिकेशन रिसीव्ड। अब आते हैं सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट एरो पर, सॉलिड लाइन विथ एरो हेड। यह है आपका सिंक्रोनस रिक्वेस्ट और कॉल। इसका मतलब है मैं ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और मैं तुम्हारे रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, फ्रंट एंड ने बैक एंड से यूजर का प्रोफाइल डेटा मांगा है। अब फ्रंट एंड वेट करेगा जब तक बैक एंड डेटा वापस नहीं भेजता। अगर एग्जाम्पल 2 में देखें, सेम चीज डेटाबेस के साथ। आपकी सर्विस ने डेटाबेस को एक क्वेरी भेजी। अब आपकी सर्विस वेट करेगी जब तक डेटाबेस यूजर रिकॉर्ड वापस नहीं भेज देता। दिस इज अ ब्लॉकिंग सिंक्रोनस कॉल। तो अगर सॉलिड लाइन रिक्वेस्ट थी, तो डॉटेड लाइन विद एरो हेड क्या है? बहुत सिंपल, यह उस रिक्वेस्ट का फॉर्मल रिस्पॉन्स या रिटर्न है। जब सिंक्रोनस कॉल का काम पूरा हो जाता है तो वह डेटा या कंफर्मेशन से वापस भेजता है। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, कंट्रोलर ने सर्विस को कॉल किया कैलकुलेट टोटल। सर्विस ने कैलकुलेशन कंप्लीट की और फॉर्मल रिजल्ट रिटर्न किया। ये $150 जो वापस आ रहे हैं, ये फंक्शन की रिटर्न वैल्यू। इस एग्जांपल में देखना है, क्लाइंट ने सर्वर को लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी है। सर्वर क्लाइंट को वापस मैसेज भेजता है 200 दैट इज ओके एंड साथ में ऑथराइजेशन टोकन। ये इंटरेस्टिंग है। सॉलिड लाइन विद बाई डायरेक्शनल एरो है। इसका मतलब है बाई डायरेक्शनल या साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन। दोनों सिस्टम एक दूसरे से एक ही टाइम पर बिना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के वेट किए बात कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेब सॉकेट। क्लाइंट सर्वर में एक बार वेब सॉकेट कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो क्लाइंट सर्वर को डेटा भेज सकता है और सर्वर भी क्लाइंट को डेटा भेज सकता है एट अ सेम टाइम। रियल टाइम चैट एप्स ऐसे ही काम करते हैं। P2P में भी यही होता है। पीयर ए एंड पीयर बी, दोनों पीयर बराबर है, कोई मास्टर स्लेव नहीं है। दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली डेटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते। डॉटेड लाइन विद बाई डायरेक्शनल एरो है। ये भी बाई डायरेक्शनल है, लेकिन डेटा एक्सचेंज के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्स या एक्नॉलेजमेंट के लिए है। इसका मतलब है म्यूचुअल एग्रीमेंट या दोनों तरफ से कंफर्मेशन। जैसे एग्जांपल 1 में दोनों डिवाइस डेटा सिंक कर रहे हैं, डिवाइस ए एंड डिवाइस बी डेटा सिंक्रोनाइज। इसका मतलब है डिवाइस ए बी को कंफर्म कर रहा है और डिवाइस बी भी ए को कंफर्म कर रहा है। हाँ, हम दोनों सिंक में। वैसे ही एग्जांपल 2 में दो सर्विस प्रोटोकॉल वर्जन एग्री कर रहे हैं, सर्विस ए एंड सर्विस बी प्रोटोकॉल वर्जन एग्री। दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है। ये एक म्यूचुअल एक्नॉलेजमेंट है। सॉलिड लाइन विद अ क्रॉस एट एंड। इसका मतलब है एक फेल्ड रिक्वेस्ट या एक ऐसा मैसेज जो डिलीवर नहीं हो पाया। ये फेल्ड रिस्पॉन्स से अलग है। यहाँ मैसेज रिसीवर तक या तो पहुंचा ही नहीं या पहुंचते ही रिजेक्ट हो गया, प्रोसेस होने से पहले ही। रियल वर्ल्ड एनालॉजी लेते हैं। इसका सिंपल एनालॉजी है एक गलत फोन नंबर डायल करना। आप अपने फोन से एक नंबर डायल करते हैं, लेकिन वो नंबर आउट ऑफ सर्विस है या डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी कॉल कनेक्ट ही नहीं होती, नेटवर्क आपको तुरंत बता देता है दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची ही नहीं। इस एग्जाम्पल में हमारा एप्लीकेशन एपीआई हमारे डेटाबेस से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेटाबेस डाउन है। हमने सॉलिड लाइन यूज की जो रिक्वेस्ट के लिए होती है और उसके एंड में एक्स लगा दिया। इसका मतलब है एपीआई ने डेटाबेस को कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन रिक्वेस्ट फेल हो गई, कनेक्शन बना ही नहीं। डॉटेड लाइन विद अ क्रॉस एट द एंड। यह है फेल्ड रिस्पॉन्स या एक एरर रिटर्न। इसमें रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच गई थी, सर्वर ने उसे प्रोसेस भी किया, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद पता चला कुछ गड़बड़ है, जैसे डेटा इनवैलिड है, तो सर्वर ने सक्सेस की जगह फेल्योर का रिस्पॉन्स भेज दिया। इसका सिंपल एनालॉजी है एटीएम वैलिडेशन। आप एटीएम मशीन पे गए, कनेक्शन ओके है, आपने रिक्वेस्ट की लॉग इन विथ माई पिन, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल डिलीवर हो गई। सर्वर ने आपके पिन को चेक किया, प्रोसेसिंग हुई और पाया पिन गलत है। अब सर्वर ने एक रिस्पॉन्स भेजा इनवैलिड पिन। ये रिस्पॉन्स है जो फेल्ड है, रिक्वेस्ट नहीं है। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें,
सर्विसेज कैश से एक डेटा एक्सपेक्ट कर रही हैं, सर्विसेज ने कैश से डेटा मांगा, गेट यूजर डेटा। कैश के अंदर अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो कैश से ये रिस्पॉन्स आ रहा है डेटा नॉट फाउंड। सॉलिड लाइन विद ओपन एरो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस मैसेज। इसका दूसरा नाम है फायर एंड फॉरगेट। इसका मतलब है सेंडर एक मैसेज भेजता है लेकिन रिसीवर से रिस्पॉन्स का वेट नहीं करता, वो मैसेज भेजकर तुरंत अपना अगला काम करने लग जाता है। हम इसकी रियल वर्ल्ड एनालॉजी लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ईमेल भेजना। सोचो आपने अपने फ्रेंड को एक ईमेल टाइप किया है और सेंड बटन दबा दिया। जैसे ही आप सेंड दबाते हैं आपका जीमेल आपको तुरंत कंट्रोल वापस दे देता है ताकि आप अपना अगला काम कर सको। ये वेट नहीं करता है कि आपके दोस्त ने ईमेल कब पढ़ा या उसके सर्वर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आपने बस फायर कर दिया और फॉरगेट। यही है एसिंक्रोनस मैसेज। अगर हम इस एग्जांपल में देखें, द एप्लीकेशन सेंडर लॉग यूजर एक्शन मैसेज टू द लॉगिंग सर्विस। एप्लीकेशन मैसेज सेंड करता है लॉगिंग सर्विस को, बट वो वेट नहीं करता। द एप्लीकेशन इमीडिएटली अगले टास्क पे मूव कर जाता है टू सेव अ डेटा, और ये मैसेज डेटाबेस के पास भेज देता है। डॉटेड लाइन विद ओपन एरो, अगर एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट फायर एंड फॉरगेट था तो एसिंक्रोनस रिस्पॉन्स को हम कॉल बैक भी कहते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम ने पहले रिक्वेस्ट की थी और अब काफी देर बाद दूसरा सिस्टम उसको अपनी तरफ से रिस्पॉन्स दे रहा है बिना पहले सिस्टम के पूछे। इसका बेस्ट एग्जांपल है फूड डिलीवरी ऐप। आपने जोमेटो में ऑर्डर प्लेस किया, ये रिक्वेस्ट हो गई, अब आप ऐप बंद करके वेट नहीं करते, आप अपना दूसरा काम करते रहते हो। 10 मिनट्स बाद आपको एक नोटिफिकेशन आता है, योर ऑर्डर इज कंफर्म एंड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ये जो 10 मिनट बाद अपने आप नोटिफिकेशन आया, ये है एसिंक्रोनस रिस्पॉन्स यानी कॉल बैक। सर्वर ने आपको बाद में नोटिफाई किया जब उसका काम पूरा हो गया। अगर हम इस एग्जांपल में देखते हैं, यूजर ने सर्वर से रिपोर्ट जनरेट करने की रिक्वेस्ट की है, रिपोर्ट को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, यूजर अपना दूसरा काम करता रहता है। वंस रिपोर्ट इज रेडी, सर्वर यूजर को एक नोटिफिकेशन भेजता है, रिपोर्ट इज रेडी। चलो अब मरमेड में हम इन एरोज को देखते हैं। सॉलिड लाइन विदाउट एरो, एक सिंगल लाइन और उसके बाद से हमने एरो हेड डाल दिया तो वो सॉलिड लाइन विदाउट एरो बन जाती है। जब भी हम डबल डैश डालते हैं, डबल डैश में डॉट। तो अब अगर हमें इसी को कन्वर्ट करना है सॉलिड लाइन विद एरो हेड, सिंगल डैश विद डबल एरो हेड, इससे यहाँ पे आपको एक सॉलिड लाइन विद एरो हेड बन जाती है। सिमिलरली डबल डैश विद डॉटेड लाइन, राइट। सॉलिड लाइन विद बाई डायरेक्शनल, डॉटेड लाइन विद बाई डायरेक्शनल, सॉलिड लाइन विद क्रॉस एट एंड, solid line with cross at end, dotted line with cross at end, solid line with ओपन एरो, डॉटेड लाइन विद ओपन एरो। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वॉट एवर मैसेज हम इस एरो के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, वो हमेशा, अगर आपने देखा होगा हमारे मेरे सिंटेक्स में, तो हमेशा कोलन के बाद वॉट एवर यू आर राइटिंग इट इज गेटिंग प्रिंटेड एज मैसेज। सो अगर हमें इन मैसेज के बीच में ब्रेक देना है और मीन्स लाइक नई लाइन यूज करनी है, सो सिंपल हम बी आर यूज कर सकते हैं, मीन्स न्यू लाइन। ऑल्सो अगर हमें इसमें कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट करने के लिए डबल परसेंटेज हम यूज करते हैं। सो अगर मुझे ये लाइन कमेंट करनी है तो हमने डबल परसेंटेज यूज कर लिया। हम अपने डायग्राम में डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड, यूजर, बाउंड्री, कंट्रोल, एंटिटी, डेटाबेस, कलेक्शन एंड क्यू। हाउ टू डिफाइन अ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट। सो ये हमारा स्टैंडर्ड पार्टिसिपेंट है। इसके लिए सिंटैक्स आपने बहुत सारी जगह पे यूज किया हुआ है, जैसे पार्टिसिपेंट स्टैंडर्ड। एक्टर के लिए जो होता है, हम एक्टर कीवर्ड यूज करते हैं। फॉर द रिमेनिंग पार्टिसिपेंट उनका सिंटैक्स अगर देखें तो स्टैंडर्ड है। लाइक बाउंड्री के लिए बाउंड्री एट द रेट, देन इसका टाइप एंड देन बाउंड्री। सिमिलरली कंट्रोल के लिए कंट्रोल एट द रेट, इसका टाइप एंड देन कंट्रोल एंड सो ऑन। ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम डिफॉल्ट पार्टिसिपेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, मीन्स ये सिस्टम और यूजर दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो कस्टमर सपोर्ट एजेंट से कम्युनिकेट कर रहा है, आई नीड योर हेल्प। सपोर्ट एजेंट का रिस्पॉन्स आता है, हाउ कैन आई असिस्ट। हमारे इस डायग्राम में डिफरेंट सिस्टम एज अ पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं। एक्टर इज यूज फॉर डिफरेंट यूजर्स, इट कुड बी कस्टमर, एडमिन और एम्प्लॉय। तो अगर हम एंड यूजर का एग्जांपल लेते हैं, और आप देखो एक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दिस यूजर इज इंटरेक्टिंग विद वेबसाइट, सो ही इज ब्राउजिंग प्रोडक्ट एंड द वेबसाइट इज इन द कैटलॉग। इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सो इस एग्जांपल में दो डिफरेंट टाइप के यूजर्स दिखाए हैं। वन इज एडमिन, वन इज कस्टमर। हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट टाइप है बाउंड्री। इट इट इज बेसिकली यूज फॉर एंट्री पॉइंट या इंटरफेसेस। इसके एग्जांपल देखते हैं। ये एपीआई गेटवे का एग्जांपल है। दिस इज आवर बाउंड्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दैट इज फायरवॉल। सो यहाँ पे हमने दो बाउंड्री दिखाई है, अब वन इज इंटरनेट, वन इज फायरवॉल। इसका तीसरा एग्जांपल लोड बैलेंसर है। लोड बैलेंसर इज और बाउंड्री। तो हमारा अगला टाइप है कंट्रोल पार्ट। ये बेसिकली बिजनेस लॉजिक या कोऑर्डिनेटर्स के लिए यूज किया जाता है। हम एमवीसी कंट्रोलर का एग्जांपल ले रहे हैं। यूजर एक्शन के लिए कंट्रोलर के पास है, कंट्रोलर मॉडल से डेटा की रिक्वेस्ट करता है, उसे डेटा का रिस्पॉन्स मिलता है एंड देन कंट्रोलर व्यू को अपडेट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ऑर्डर प्रोसेसिंग का लेते हैं।
यहाँ पे एपीआई है जो ऑर्डर कंट्रोलर से ऑर्डर क्रिएट करने की रिक्वेस्ट देती है। हम अगर वर्कफ्लो मैनेजर का एग्जांपल लें, यूजर ने प्रोसेस स्टार्ट किया, वर्कफ्लो मैनेजर ने स्टेप 1 एग्जीक्यूट किया एंड देन वर्कफ्लो मैनेजर ने स्टेप 2 एग्जीक्यूट। हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट टाइप है एंटिटी पार्टिसिपेंट। इट इज यूज फॉर इधर डोमेन ऑब्जेक्ट्स या मॉडल के लिए। एग्जांपल यूजर, ऑर्डर, प्रोडक्ट। तो अगर हम इसे डायग्राम के समझना चाहते हैं, दिस इज अ यूजर एंटिटी जहाँ पे कंट्रोलर ने क्रिएट यूजर ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट की है। इस एंटिटी को अगर डेटाबेस में सेव करना है, सेव टू डेटाबेस अबाउट दिस यूजर इन्फॉर्मेशन। आफ्टर सेविंग दिस इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस, यूजर इज गेटिंग क्रिएटेड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर एंटिटी है। सो कार्ट सर्विसेज ने ऑर्डर क्रिएट करने की रिक्वेस्ट की, इसका टोटल कैलकुलेट किया, देन ऑर्डर ने पेमेंट सर्विसेज से प्रोसेस पेमेंट करने की रिक्वेस्ट की। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हमने प्रोडक्ट मॉडल का एग्जांपल लिया है जिसमें एपीआई प्रोडक्ट से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, देन प्रोडक्ट इन्वेंट्री में स्टॉक चेक कर रहा है, स्टॉक की इंफॉर्मेशन लेके आता है इन्वेंट्री से, एंड देन प्रोडक्ट डिटेल्स एपीआई को रिटर्न करता है। हमारा अगला पार्टिसिपेंट है डेटाबेस। ये बेसिकली डेटाबेस पार्टिसिपेंट का सिंबल है। तो हम एक एसक्यूएल डेटाबेस का एग्जांपल लेते हैं। ये एप्लीकेशन है, बैकएंड पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। सो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेलेक्ट फ्रॉम यूजर एंड देन इस डेटाबेस ने हमें रिस्पॉन्स दिया अबाउट यूजर रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम मल्टीपल डेटाबेस का लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने दो डेटाबेस यूज किए, यूजर डीबी एंड ऑर्डर डीबी। सर्विसेज यूजर से यूजर की इंफॉर्मेशन लेती हैं एंड डेटाबेस से ऑर्डर डीबी डेटाबेस से ऑर्डर की लिस्ट लेती हैं। हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में कैश एंड डेटाबेस का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ दो टाइप के डेटाबेस यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल एंड देन रेडिस कैश। सो एपीआई से अगर कॉल आती है तो अगर डेटा इज कैश तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर कैश में डेटा नहीं है सो क्वेरी माई डेटाबेस पे जाती है और उससे एपीआई को रिजल्ट मिलता है, देन एपीआई उस रिजल्ट को रेडिस कैश में स्टोर कर देता है। हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल यूजर लिस्ट या प्रोडक्ट अरे। तो इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर हम प्रोडक्ट लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी सर्विस है, ये हमारा कलेक्शन टाइप्स है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और ये डेटाबेस है। सर्विस डेटाबेस से रिक्वेस्ट कर रही है ऑल द प्रोडक्ट्स, मीन टू गेट ऑल द प्रोडक्ट। डेटाबेस प्रोडक्ट का कलेक्शन रिटर्न करता है, इस कलेक्शन को हम प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और देन अगर हमें किसी कैटेगरी से फिल्टर लगाना है तो हम फिल्टर लगा सकते हैं, एंड देन फिल्टर प्रोडक्ट जो होता है सर्विसेज के पास रिटर्न होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं यूजर ग्रुप्स का एग्जांपल। यहाँ पे हमने यूजर कलेक्शंस दिखाया हुआ है। एडमिन यूजर कलेक्शन से सारे एक्टिव यूजर की लिस्ट मांगता है। यूजर कलेक्शन ने सारे एक्टिव यूजर्स की इंफॉर्मेशन एडमिन को रिटर्न की है। सो एडमिन इस कलेक्शन को नोटिफिकेशन सर्विस के थ्रू नोटिस भेजते हैं। तीसरा एग्जांपल अगर हम ले ऑर्डर बैच, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हमारा कलेक्शन है। शेड्यूलर ऑर्डर प्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट देता है, टोटल 25 ऑर्डर्स हैं ये, देन शेड्यूलर इनको प्रोसेसिंग सर्विसेज के बाद बैच प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। हमारा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है क्यू। इट इज यूज फॉर मैसेजेस, टास्क क्यूज, फॉर एग्जाम्पल RabbitMQ, काफका या SQS। हम इसका एग्जांपल लेते हैं मैसेज क्यू का। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सो अगर इसका सिंबल देखें तो ये इसका सिंबल है मैसेज क्यू का। पब्लिशर ने मैसेज क्यू को मैसेज पब्लिश करने के लिए बोला, मैसेज क्यू ने कंज्यूमर को एक एक करके मैसेज डिलीवर करने शुरू किए, एंड कंज्यूमर से एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्यू के पास आता रहता है। अगर हम टास्क क्यू का एग्जांपल लेते हैं, एंड देन ये टास्क क्यूज हो जाता है, देन वर्कर यहाँ से एपीआई है जो टास्क क्यू में अपने टास्क ऐड करती रहती है, एंड देन वर्कर एक एक टास्क पिक करता रहता है, एंड देन उस टास्क को प्रोसेस करता रहता है। अगर हम ईमेल क्यू का एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे ईमेल क्यू का एग्जांपल है जहाँ पे एप्लीकेशन मेल मल्टीपल मेल भेजती है, ईमेल क्यू में चली जाती है, और ईमेल क्यू इनको वन वन कर ईमेल वर्कर के पास भेजता रहता है, और ईमेल वर्कर उस ईमेल को भेजने के बाद से ये इन्फॉर्मेशन ईमेल क्यू को दे देता है। हम लॉन्ग पार्टिसिपेंट के लिए उसका शॉर्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इट इज नोन एज एलियास। सो इस एग्जांपल में फ्रंटिंग एप्लीकेशन को हम एफई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड फर्दर इन डायग्राम में हम इन शॉर्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। यू कैन पुट नोट्स इन योर सीक्वेंस डायग्राम। आप इसको अपने कोड के अंदर कमेंट की तरीके से समझो, जैसा हम कोड में डबल स्लैश लगा कर करते हैं, ये फंक्शन ये काम कर रहा है बिल्कुल वैसे ही। अगर लेफ्ट पे करना है तो सिंपल नोट लेफ्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट। सो अगर एक एग्जांपल से इसको देखें, हमने क्लाइंट के लेफ्ट में नोट को प्लेस किया। अगर हमें नोट को राइट साइड में पुट करना होगा तो हम लिखेंगे नोट राइट ऑफ क्लाइंट। अगर हमें ऐसा नोट प्लेस करना है जो क्लाइंट और सर्वर दोनों को कवर करता है, उस केस में हम लिख सकते हैं नोट ओवर क्लाइंट। यहाँ पे अगर देखें तो नोट इस क्लाइंट के ऊपर है, हमें सर्वर को भी इंक्लूड करना है तो हम यहाँ पे कॉमा डाल के सर्वर को इंक्लूड कर सकते हैं। सो इस केस में नोट क्लाइंट और सर्वर दोनों को कवर करता है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लूप, ऑल्ट, ऑप, पार और हाँ ब्रेक, ये स्पेशल बॉक्सेस हैं जो आपके डायग्राम में लॉजिक ऐड करते हैं। इनके बिना आपका डायग्राम बस एक स्ट्रेट लाइन में चलता है।
लेकिन रियल वर्ल्ड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। कहीं पर हमें कंडीशन चेक करनी होती है, इफ एल्स, कहीं पर चीजें रिपीट करनी होती है लाइक लूप, कहीं पर लूप को तोड़ना होता है लाइक ब्रेक, और कहीं पे चीज एक साथ करनी होती है पैरेलल। ये फ्रैगमेंट आपके डायग्राम को स्टैटिक से डायनेमिक बनाते हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन करते हैं तो इन फ्रैगमेंट के बिना काम नहीं चलता। आप इनको अपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग के कीवर्ड की तरीके से समझो। ऑल्ट अल्टरनेटिव है, इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा। ऑप ऑप्शनल है, आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट बिना एल्स के। लूप है आपका लूप या व्हाइल लूप। ब्रेक है आपका ब्रेक कीवर्ड जो लूप को बीच में ही रोक देता है। पार पैरेलल है आपका मल्टी थ्रेडिंग या सिंक्रोनस कॉल। ये स्पेशल बॉक्सेस होते हैं जो आपके मैसेज फ्लो को रैप करते हैं और उनका लॉजिक बताते हैं। तो चलो एक एक करके सबको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले ऑल्ट है, ये सबसे कॉमन है। ऑल्ट का मतलब है अल्टरनेटिव। ये तब यूज होता है जब आपके पास दो या ज्यादा कंडीशन हो और कोई एक ही रन होगा, बिल्कुल इफ एल्स जैसा। देखा, हमने ऑल्ट ब्लॉक बनाया, फिर एल्स ब्लॉक बनाया और लास्ट में इंड से ब्लॉक को क्लोज कर लिया। ऑल्ट ब्लॉक कंडीशन चेक कर रहा है, पासवर्ड करेक्ट है, एल्स पासवर्ड इज इनकरेक्ट एंड सो ऑन। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये ऑल्ट ब्लॉक है, इसका बॉक्स हम देख सकते हैं। अगर पासवर्ड इज करेक्ट, इस बॉक्स में आप देख सकते हो यूजर डिटेल शो पासवर्ड, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तो ये कंडीशंस हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब है ऑप्शनल। ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट जैसा है जिसका कोई एल्स नहीं होता। मतलब ये स्टेप हो भी सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल, जब आप अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो वहाँ एक ऑप्शनल बॉक्स होता है, अप्लाई कूपन कोड। अगर आपके पास कूपन है तो डिस्काउंट अप्लाई होगा, अगर नहीं है तो ये स्टेप सिंपल स्किप हो जाएगा। तो इसका अगर कोड से एग्जांपल देखते हैं तो यूजर जब चेकआउट करने जा रहा है तो उसके पास ऑप्शन है, यूजर के पास कूपन है तो अप्लाई कूपन, डिस्काउंट अप्लाई, ये ऑप्ट का बॉक्स है। अगर उसके पास कूपन नहीं है तो वो सीधे प्रोसेस पेमेंट पे चला जाता है और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, यूजर को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो अगर हम कोड में देखें तो यहाँ पे हमने ऑप्ट कीवर्ड यूज किया है, ऑप्ट यूजर हैज कूपन, और इसको एंड से खत्म किया। चलो अब आते हैं लूप पर, और इसके साथ साथ हम ब्रेक को भी समझेंगे क्योंकि ये दोनों अक्सर साथ में यूज होते हैं। लूप तो नाम के साथ ही क्लियर है, जब आपको कुछ मैसेज को बार बार रिपीट करना हो। सबसे क्लियर एग्जांपल है एटीएम मशीन। जब आप गलत पिन डालते हो तो वो आपको रिट्राई करने को बोलता है। आपके पास यूजुअली तीन चांसेस होते हैं। ये ट्राई अगेन वाला प्रोसेस एक लूप है। लेकिन ब्रेक क्या है? मान लो आपने 3 अटेम्प्ट के लूप में दूसरे ट्राई में ही सही पिन डाल दिया, तो क्या सिस्टम तीसरा अटेम्प्ट लेगा? नहीं, वो लूप को वहीं ब्रेक कर देगा, यानी रोक देगा और आपको पैसे दे देगा। यही है ब्रेक फ्रैगमेंट। अब वही एटीएम वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको ध्यान से देखो। हमने एक लूप बनाया मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स के लिए, उसके अंदर हमने एक ऑल्ट इफ एल्स ब्लॉक डाला, उसके अंदर हमने ब्रेक यूज किया। अगर पिन करेक्ट है तो हम ब्रेक कीवर्ड को कॉल करते हैं। ब्रेक क्या करेगा? ये इस लूप को इमीडिएट रोक देगा और एटीएम कैश डिस्पेंस करेगा। और अगर पिन इनकरेक्ट है, एल्स पार्ट, तो ब्रेक कॉल नहीं होता और लूप नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू रहता है। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये लूप का बॉक्स है, इनसाइड बॉक्स हमने अल्टरनेटिव बॉक्स दिया हुआ है और उसके अंदर हमने ब्रेक का बॉक्स दिया हुआ है। ग्रेट। अब लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग है पार। पार का मतलब है पैरेलल। ये तब यूज होता है जब दो या ज्यादा प्रोसेस एक ही टाइम पर कॉन्करेंटली रन होते हैं, एक को दूसरे का वेट नहीं करना पड़ता। मान लो यूजर वेब ऐप पे होम पेज लोड कर रहा है, तो उसका एग्जांपल हम लेते हैं। देखा आपने, हमने पार ब्लॉक यूज किया, इसमें हमने एक टास्क फेच प्रोफाइल डाला, फिर एंड कीवर्ड यूज करके दूसरा टास्क फेच फीड डाला। इसका मतलब है ये दोनों टास्क एक साथ रन होंगे और जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तभी एंड के बाद वाला स्टेप रेंडर पेज रन होगा। अगर हम इस बॉक्स को देखें तो उसमें पहले फेच प्रोफाइल होगा, देन फेच फीड होगा। जब दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो रेंडर पेज रन होगा।